नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट। मैं जयपुर में प्रैक्टिस करती हूँ और जो मेरे सेंटर का नाम है वो दिवा यूरोलॉजी क्लिनिक एंड आईवीएफ सेंटर है। मेरा एक बहुत ही एडवांस सेंटर है जहाँ पे हम हर प्रकार के आईवीएफ के ट्रीटमेंट्स और दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के स्त्री रोग संबंधित ऑपरेशन यहाँ पे किए जाते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय का कैंसर और गर्भाशय निकालने के सभी प्रकार के ऑपरेशन हमारे यहाँ किए जाते हैं। तो आज मैं आपको गर्भाशय की गांठ के बारे में ही आगे बताना चाहती हूँ। इसके पहले के आपने जो मेरे वीडियोस देखे उसमें हमने फाइब्रॉइड्स के बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे कि ये क्यों हो जाते हैं, इनसे मरीज को क्या तकलीफ हो सकती है और इससे किस प्रकार के ट्रीटमेंट करे जा सकते हैं। तो आज मेरा जो पूरा फोकस है वो इस वीडियो में ऑपरेशन पर है। जो गर्भाशय की गांठ का ऑपरेशन होता है उसी पर ही हम पूरा इस वीडियो में फोकस करेंगे। तो जो गर्भाशय की गांठें होती हैं उनका ऑपरेशन मतलब अब पेशेंट किस उम्र का है, उसका परिवार पूरा हो गया है कि नहीं हो गया है, और पेशेंट को कितनी गांठें हैं और पेशेंट कितनी बार फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करवा चुका है, इन सब चीज़ों पर ये निर्धारित करा जाता है कि पेशेंट को किस प्रकार का ट्रीटमेंट करना सही रहेगा। ज़्यादातर केसेस में अगर पेशेंट की एज 40 से ऊपर है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और उसको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, 2, 4, 6, 8, उसको बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं और फाइब्रॉइड का साइज जो है वो 10, 12, 15 सेंटीमीटर हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम गर्भाशय निकालने की सलाह देते हैं। क्योंकि ऐसे पेशेंट में मान लो मैंने 2 फाइब्रॉइड्स निकाल दिए या 4 फाइब्रॉइड निकाल दिए और उसके गर्भाशय में भी छोटे छोटे बीज जैसे फाइब्रॉइड्स पड़े हैं, तो हमको पता होता है कि पेशेंट 6 महीने साल भर बाद फिर से गांठें लेके आ जाएगा और फिर से हमें कहेगा कि गांठें निकालो, क्योंकि इसको समस्याएं फिर से आने लग जाएंगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि 40-42 पे सबको मेनोपॉज आ जाएगा, पीरियड्स बंद हो जाएंगे। किसी को 45 पे आता है, किसी को 50 पे आता है, किसी को 55 पे आता है। तो जब तक मेनोपॉज नहीं आता तब तक तो फाइब्रॉइड्स की वजह से मरीज़ को दिक्कत होने की संभावना रहती है। आजकल ऐसा बहुत कॉमन है, जैसे अभी रिसेंटली मैंने 3-4 फाइब्रॉइड्स ऐसे निकाले हैं जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया वो लोग 40+ थे और उनको फाइब्रॉइड्स थे, पर लेकिन पेशेंट जो है वो अपना यूट्रस कंजर्व करना चाहते थे, मतलब अपना यूट्रस रखना चाहते थे, वो सिर्फ फाइब्रॉइड्स ही निकलवाना चाहते थे। तो उन 3-4 पेशेंट्स में हमने पेशेंट को दोनों ही एस्पेक्ट समझाए कि आप गर्भाशय भी निकलवा सकते हैं और आप फाइब्रॉइड भी निकलवा सकते हैं। तो पेशेंट्स अपना गर्भाशय नहीं निकलवाना चाहते थे, तो हमने सिर्फ उनका गांठ का ऑपरेशन किया और अभी वो पेशेंट सारे बहुत हेल्दी हैं, उनको कोई भी फाइब्रॉइड संबंधित माहवारी की या प्रेशर वाली कोई भी समस्याएं फाइब्रॉइड निकालने के बाद अब नहीं है। अब फाइब्रॉइड का ऑपरेशन दूरबीन से करवाना चाहिए कि पेट खोल के करवाना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि मैडम 15 सेंटीमीटर की जो गांठ है इतनी बड़ी, वो दूरबीन से निकलेगी कैसे? दूरबीन के तो जो छेद होते हैं वो तो की होल छेद होते हैं। सबसे बड़ा छेद जो है वो 1 सेंटीमीटर का, और उसके बाद जो ऑपरेशन करने वाले छेद होते हैं वो तो 5-5 मिलीमीटर के होते हैं। तो इतना बड़ा गर्भाशय की गांठ या गर्भाशय वो इतनी छोटे छेदों में से कैसे निकलेगा? तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि आज वो हम कैसे करते हैं, क्योंकि ये हमारी ओपीडी में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। उनको लगता है कि हम ऐसे ऑपरेशन करते हैं, टुकड़े छोड़ देते हैं अंदर, उससे बाद में दिक्कत आ सकती है। तो जो गांठ होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने दूरबीन से गांठ गर्भाशय से अलग कर ली, उसके बाद वो जो गांठ है हम पेट के अंदर ही एक बैग डालते हैं जिसको मॉर्सेलेशन, एंडोमॉर्सेलेशन बैग कहते हैं या मॉर्सेलेशन बैग कहते हैं। उसके अंदर ही हम दूरबीन डाल देते हैं, उसके अंदर ही हम गांठ डाल देते हैं और उसके अंदर एक डिवाइस आता है, एक स्पेशल डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं मॉर्सेलेटर, जो कि बहुत ही महंगा डिवाइस होता है, जो कि ऑलमोस्ट 10 लाख का इक्विपमेंट होता है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैम दूरबीन के ऑपरेशन इतने महंगे क्यों होते हैं? दूरबीन के ऑपरेशन महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि दूरबीन के ऑपरेशन में एक तो टाइम ज़्यादा लगता है। ओपन करके फाइब्रॉइड निकालना हो, मैं खुद ही पेशेंट को कहती हूँ कि ओपन करके निकाल देती हूँ, अगर आप खर्चा नहीं कर सकते तो आपका सस्ते में ऑपरेशन हो जाएगा और आपको 3 दिन में छुट्टी दे देंगे, बस आपके पेट पे कट आएगा। और अगर दूरबीन से ऑपरेशन होता है, वही ऑपरेशन जो 40-45 मिनट्स का होता है, वही ऑपरेशन को करने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि आप पहले दूरबीन से टाइम क्यों लगता है? आप छोटा करके मिलीमीटर्स में ऑपरेशन करते हो, क्योंकि आप छोटे इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेट करते हो। और फिर जब आप फाइब्रॉइड निकाल लेते हो तो आपको गर्भाशय जो आपने खोला है, जहाँ से गांठ निकाली है, उसको बंद करना है, उसमें टाँके लगाने हैं। वो टाँके अच्छे लगने चाहिए, अच्छे नहीं लगेंगे तो फिर वहाँ पे फिर से खून की गांठ बन जाती है। तो हम केयरलेसली तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। अगर सर्जरी लंबी चलेगी तो बेहोशी के डॉक्टर के पैसे बढ़ जाते हैं और बेहोशी की दवाइयाँ ज़्यादा लगती हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, वो लेप्रोस्कोपिक ओटी होता है। जो लेप्रोस्कोपिक ओटी होता है वो एक रूटीन ओटी से बहुत अलग होता है और वो बहुत ही एक्सपेंसिव ओटी होता है। जैसे कि आप अपने घर में होम थिएटर लगाएंगे, एक तो आपने घर में सिंपल टीवी लगाया और आपने घर में होम थिएटर लगाया, वही डिफरेंस ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का है।
जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसमें आपको कैमरा चाहिए, लाइट चाहिए, गैस चाहिए, अच्छा बेहोशी का डॉक्टर चाहिए, अच्छा एनेस्थीसिया चाहिए, अच्छे औजार चाहिए। आप सोच सकते हैं कि आप इतने कम जगह में छोटे इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेट करते हैं, तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट भी काम नहीं करेगा तो आपको पेशेंट का खोलना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर एक इंस्ट्रूमेंट भी काम नहीं किया, पेशेंट को ब्लीडिंग हो गई और अगर उस टाइम पे ब्लीडिंग नहीं रोकी गई तो पेशेंट का पेट खुल गया, सब बेकार, सब पैसे बेकार, सब डॉक्टर की मेहनत बेकार, सब पेशेंट की इच्छाएं बेकार, सब बेकार हो जाता है। इसलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से एक्सपेंसिव होती है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जब इतनी बड़ी गांठों को हम एक डिवाइस जो कि सेल्फ 10 लाख रुपए का आता है, तो वो कॉस्ट तो पेशेंट को आएगी, वो कैसे हम अपने पास से ऑफर कर सकते हैं। अब सरकारी हॉस्पिटल है नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो सब खर्चा अपनी जेब से ही करना होता है, उनको तो कहीं से कोई डोनेशन मिलता नहीं है कि हम पेशेंट को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर कर दें और पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का भी फ़ायदा मिल जाए। फिर भी यहाँ क्योंकि राजस्थान में पेशेंट की अफोर्डिंग कैपेसिटी कम रहती है, तो भी मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमने सेविंग किया है उससे पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करें। बहुत सारे मेरे पास तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेरी सेविंग से ही मैंने लिए हैं, एंड आई डोंट चार्ज फ्रॉम द पेशेंट बिकॉज पेशेंट्स को यहाँ पे मुझे लगता है कि राजस्थान में पेशेंट को हमें सेवा भाव से काम करना ज़्यादा सही है, और हमें हमारा इंटरेस्ट भी रहता है ऐसी हाई एंड सर्जरी करने के। एज अ डॉक्टर हमें आगे बढ़ने का और आगे सीखने का और आगे और बड़ा काम करने का शौक रहता है, तो इसलिए भी ऐसा होता है कि हम ऐसे इक्विपमेंट्स खरीदें, राजस्थान में इस तरह की फैसिलिटीज़ लाएं ताकि पेशेंट्स को उनका फ़ायदा मिल सके और राजस्थान का भी एक नाम हो पूरे देश में कि राजस्थान में इतना बढ़िया और इतना अच्छा काम होता है। हम थोड़ी किसी से पीछे हैं, हम थोड़ी किसी से कम हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से लेप्रोस्कोपी में के ऑपरेशन में कॉस्ट बढ़ जाती है। और लेप्रोस्कोपी करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? अगर हम ओपन सर्जरी करते हैं तो अंदर सब आपस में चिपकने के चांसेस, एडिशन फॉर्मेशन, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसकी रिकवरी पेशेंट की 24 घंटे की होती है, अगले ही दिन हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, या इवन अगर हमने मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन कर दिया तो हम सेम डे शाम को पेशेंट को घर भेज सकते हैं। और जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से उसमें मरीज़ को बाद में दर्द होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर पेट खोल के ऑपरेशन करेंगे तो वो जो आपने इतना बड़ा टाँका लगाया है पेशेंट के पेट पे, उसमें घाव में इन्फेक्शन या मवाद पड़ सकती है। बहुत जो मोटे पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो लेप्रोस्कोपी बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि उस केस में तो ऐसा होगा कि मरीज़ को जो इतने बड़े टाँके लगते हैं, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, पूरा टाँका खुल जाता है, और अगर मान लो उस टाइम पे दिक्कत नहीं हुई तो बाद में जाके मोटे पेशेंट्स में उन टाँकों में हर्निया, मतलब सारन गांठ होने के चांसेस रहते हैं। हर्निया आप लोग समझते हैं कि टाँकों में से आते बाहर आ जाती हैं, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेशेंट को बस जो भी प्रॉब्लम है वो उस टाइम 2-2.5 घंटे जो ऑपरेशन में डॉक्टर को टाइम लग रहा है ऑपरेशन करने में वही है, उसके अलावा पेशेंट की रिकवरी तो बहुत अच्छी होती है। पेशेंट को देख के ऐसा लगता है, पेशेंट को खुद ऐसा महसूस होता है कि हमें तो कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या मेजर होने वाला है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ लाइक अ मैजिक, आप जादू जैसा है। आप करवाते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज तो पेशेंट जो हमारे इनफर्टिलिटी, निसंतानता वाले पेशेंट होते हैं, उनको तो कई बार बहुत सारी गांठें होती हैं, उनको कई बार 2-2 बार मायोमेक्टमी करनी पड़ जाती है। तो आप सोच सकते हैं उनका पूरा पेट चीरा लगा के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन गांठें हम निकालें, उनके लिए कितना बड़ा दिक्कत होती है। उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं डिलीवरी भी ऑपरेशन से होती है। फाइब्रॉइड में ये एक और समस्या है कि फाइब्रॉइड से अगर पेशेंट फाइब्रॉइड निकालने के बाद अगर मरीज़ को प्रेगनेंसी होती है तो वो फिर ऑपरेशन द्वारा ही होती है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी करवा ही नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे तो बच्चेदानी फट जाती है, बच्चा अंदर ख़त्म हो जाता है और बच्चेदानी खराब हो जाती है। इसलिए उनके लिए तो रूल है कि अगर फाइब्रॉइड उनका निकाला हुआ है गर्भाशय में से तो उनकी ड्यू डेट से 20 दिन पहले हम ऑपरेशन करके बच्चा निकाल देते हैं। तो जो मतलब मेरा कहने का सार ये है कि आपको जब गर्भाशय में गांठें हैं और उनको ऑपरेशन की अगर ज़रूरत है तो आप लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन ही करवाइए, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करवाने का मरीज़ को बहुत फ़ायदा है, और उसको बाद में जाके इन्फेक्शन, हर्निया और पेन वाले तकलीफ़ें नहीं होती, और पेशेंट सिंपली फाइब्रॉइड्स ऑपरेट कराने के बाद 3 महीने बाद अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, मैं आपको ये सब बातों में मैं आपको यही बताना भूल गई कि हम गर्भाशय की जो गांठ है वो की होल मतलब छोटे छेद में से कैसे निकालते हैं। जो हम नॉर्सिलेटर के बारे में या एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए हमें 1.5 सेंटीमीटर का पेशेंट के पेट पर कट लगाना पड़ता है, और उसमें से हम वो जो नॉर्सिलेटर को आप ऐसे मान लीजिए कि एक रोटेटिंग व्हील वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें नाइफ लगा होता है। उस नाइफ से उस फाइब्रॉइड को हम रिबन जैसा बना लेते हैं और उन रिबन्स को फिर हम बाहर निकालते हैं। तो जैसे आप ये मान लीजिए कि पेशेंट का
पेट है उसके अंदर हमने एक बैग डाला, बैग के अंदर उस गांठ को डाल दिया और उसी बैग के अंदर वो जो नाइफ़ जो मॉर्सेलेटर मैं बोल रही हूँ उस नाइफ़ को भी उसके अंदर फिट कर दिया और जो कैमरा है उसको भी हमने उस बैग के अंदर फिट कर दिया। तो कैमरा के अंदर देखते हुए उस गांठ को रिबन जैसा बनाते जाते हैं और उसको हम बाहर निकालते रहते हैं। तो पेशेंट को कोई कट भी नहीं आता, बड़ा कट फाइब्रॉइड निकालने के लिए। दूसरा, पेशेंट का जो पूरा गांठ है वो रिबन बन के छोटे छेद में से बाहर निकल जाती है। और तीसरा, क्योंकि हमने ये सारा काम बैग के अंदर किया है तो पेशेंट के अंदर कोई टुकड़ा रहने का चांस भी नहीं रहता। तो इसलिए ये बैग यूज़ करा जाता है, स्पेशली उन केसेस में जिनके फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े होते हैं। जनरली अगर 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर से बड़ा फाइब्रॉइड होगा तो हम उनमें बैग यूज़ करना प्रेफर करते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि बैग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। एक बैग अगर एक मरीज़ के लिए देखें तो 7-8 हज़ार रुपये का पड़ जाता है। तो अगर छोटा फाइब्रॉइड है तो हम उसे फिर बिना बैग के ही मॉर्सेलेटर से निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें फिर कोई छोटे टुकड़े छूटने के चांसेस नहीं होते। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक 5 सेंटीमीटर का, उसके पहले एक 7 सेंटीमीटर का जो फाइब्रॉइड था वो हमने बिना बैग के निकाला, क्योंकि बैग में हमें ये भी देखना पड़ता है कि पेशेंट को 7,000 रुपये की कॉस्ट पड़ जाएगी। तो अगर ऐसा लगता है कि जो गांठ है वो बिना बैग के हम पूरी निकाल पाएंगे तो फिर हम उसी औजार से पेशेंट की वो जो गांठ है वो बिना बैग के भी निकालते हैं। पर हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि उसके शरीर में उसका एक छोटा सा 2-3 मिलीमीटर का टुकड़ा भी नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद।